गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं मोनिका मैम हूँ और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपके पहले पाठ भूगोल के संसाधन से है। और आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। अपने रजिस्टर के पृष्ठ के ऊपर, पेज के ऊपर दिनांक, वर्कशीट नंबर और आपके पाठ का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती है या प्रयोज्यता होती है वह संसाधन कहलाती है। मतलब कोई भी चीज़ जिसका हम उपयोग करें, है ना, जिसका मनुष्य इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे के लिए, वो चीज़ जो है वो संसाधन कहलाती है। फिर इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो। जैसे कि एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वहीं धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही कहीं पे अगर रॉक्स पड़ी हैं और सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, दिख रहे हैं हमें, एक भूदृश्य दिख रहा है हमें सुंदर सा, उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वो हैं, है ना। और ऐसे ही अगर हम उन धातुओं जैसे कि जीवाश्म या धातु जो हैं, इनका आर्थिक मूल्य है क्योंकि हम इनको खरीदते हैं, इनको बेचा जाता है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का आर्थिक मूल्य हो। आगे देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? ठीक है, तो आपको अगर अपनी पिछली वाली वर्कशीट याद है तो उसमें क्या सभी संसाधन हमें प्रकृति से ही मिलते हैं? ऐसे कुछ संसाधन थे कि जो मानव ने बनाए हों, मतलब मनुष्य ने बनाए हों। तो आइए एक गतिविधि के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो गतिविधि ए क्या कहती है? यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे पढ़ते हैं हम, मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। अच्छा, आप इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। आप अपने मन से अपने आसपास की चीज़ें या जो आपको समझ में आता है कुछ पदार्थों के नाम लिख सकते हैं। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? क्या उनको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि एक चीज़ जो है वो कहाँ से आई है, प्रकृति से प्राप्त हुई है हमें, और दूसरी चीज़ ऐसी होगी इसमें, इस लिस्ट में, इस वाली लिस्ट में, जो हमें मानव द्वारा बनाए जाने वाली, हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये तो मुझे लगता है आप सब खुद वैसे कर सकते हो, लेकिन चलो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ। प्रकृति से प्राप्त होने वाले, अब यहाँ पे एक दिया हुआ है मिट्टी, और यहाँ पे मानव द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों में एक दिया हुआ है खिलौना। ठीक है, अब हम इसमें से ढूंढेंगे, इस लिस्ट में से ढूंढेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके आसपास गोला लगा दूंगी जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। तो प्रकृति के लिए मैं कलर यूज कर रही हूँ ग्रीन। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इस टेबल में उसको लिख लेना। ठीक है, तो मिट्टी जो है वो प्रकृति से प्राप्त होती है, वो पहले ही दिया हुआ है। खिलौना बताइए, नहीं, ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होती, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये मानव द्वारा बनाई जाती है। वाहन, वाहन भी मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जंगल, जंगल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। पुल, पुल तो हम बनाते हैं, है ना। रेल, रेल भी हम बनाते हैं। खनिज हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर है पर्वत, पर्वत भी हमें प्रकृति से प्राप्त है। सड़क हम खुद बनाते हैं, इमारतें भी हम खुद बनाते हैं। कोयला तो हमें प्रकृति से ही मिलता है। फर्नीचर भी मनुष्य खुद बनाते हैं। पेट्रोलियम हमें प्रकृति से मिलता है। प्राकृतिक गैस में तो खुद ही प्रकृति का नाम है, तो ये तो भाई हमें प्रकृति से ही मिलेगा। सूर्य का प्रकाश भी हमें प्रकृति से मिलता है। और वायु, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, जो जो हमें प्रकृति से मिलता है, मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायु। बाकी जो बच गए हैं वो आप समझ ही गए होंगे, मानव द्वारा बनाई जाने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में हमें क्या पता चलता है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? क्या ये हमारे काम के हैं? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है भाई? हाँ है। दूसरा, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? मतलब क्या सभी प्रकृति के उपहार हैं या कुछ मानव द्वारा निर्मित भी हैं? तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति से ही हमें ये सब मिले हैं, तभी तो हमने मानव ये इनको बना पाया है, इनमें से कुछ चीज़ों को। क्या कहते हो, है ना? तो ये प्रकृति के द्वारा हमें चीज़ें मिली हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। थर्ड है, इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? अब इन सारी चीज़ों से हम क्या सारांश निकाल सकते हैं कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जा सकता है। संशोधन मतलब क्या होता है? कोई भी चेंज मतलब होता है बदलाव, कि बिना बदलाव के हम उसको बिल्कुल वैसे का वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ जो होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, ना कि मानव निर्मित। मानव निर्मित वो होंगे, मानव मतलब इंसान, मनुष्य, निर्मित मतलब बनाना। तो जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित है, लेकिन जो प्रकृति से मिल रहे हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है, ये तो वर्ड में तुम्हें मीनिंग मिल जाएगा, है ना? अब देखते हैं हम बी पार्ट, इसमें क्या बोलते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के निम्न 2 वर्गों में वर्गित किए जाते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। मतलब असीमित मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, फिनिश नहीं होंगे, वो फिर से बन जाएंगे। ठीक है, उनकी सीमा ही नहीं है। और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाएंगे वो फिर से बन जाएंगे, शीघ्रता जल्दी से बन जाएंगे। नवीकृत, नवी से आप नवी वर्ड से ना सब बच्चे याद रखोगे न्यू। ठीक है, नवी वर्ड से सब ने याद रखना है न्यू, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो नवीकरणीय। ठीक है, जैसे कि मिट्टी 1। ठीक है, अब आ गए वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है, जो कि खत्म हो जाएंगे और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, जैसे कि खनिज। मतलब कि अगर हमने कोयले का इतना इस्तेमाल कर लिया कि वो धरती पर ख़त्म ही हो जाए, तो भाई उसको तो बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये मत समझना कि हम कोयला उगा लेंगे, उसको हजारों वर्ष लगेंगे। इसीलिए ऐसे संसाधनों को जो कि अनवीकरणीय होते हैं, उनको हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर। समझे? ऊपर, अच्छा मैं तुम्हें पहले जल्दी से एक बारी दिखा दूं, मैंने कुछ इनको वर्गीकृत संसाधनों के कुछ फोटोज तुम्हारे लिए इकट्ठी करी हैं, जरा देखो तो। ये देखो, ये हैं कुछ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, रिन्यू है ना, न्यू से याद रखना है कि न्यू बन जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, और ये गैर परंपरागत और अक्षय ऊर्जा भी इनको बोलते हैं। अक्षय मतलब नया। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है। ठीक है, पानी से बिजली, ये पानी बिजली लिखा हुआ है, पानी से बिजली, हाइड्रो पावर, जल। ठीक है, पवन ऊर्जा, विंड पावर। आपने विंड मिल देखी है? जो विंड मिल चलती है, पवन चक्की बोलते हैं जिसको, सुना होगा आपने। अभी इसकी फोटो दिखा दूंगी आपको, है ना। बायोगैस और बायोडीजल, ये जो सारे स्रोत हैं, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। इनका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि पहले इनका इस्तेमाल इतना नहीं होता था, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। आगे देखेंगे। हाँ, तो अब देखेंगे हम अनवीकरणीय। अनवीकरणीय से आपको याद रखना है नॉन रिन्यूएबल, नो। ठीक है, जो नए नहीं बनेंगे, नो। ठीक है, उससे याद रखना आपने अनवीकरणीय। तो ऐसे कौन से संसाधन हैं? जैसे कि परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, ऑयल, तेल, कोल, कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस, है ना, गैस है, एलपीजी वगैरह, है ना। तो ये जो है, ये तो भाई सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये बार बार बनने में इनको
बहुत वक्त लगता है और इसका अगर हम इस्तेमाल बिना सोचे समझे करेंगे तो ये तो जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी। तो हमें इसका बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। गाड़ी वगैरह में तुम्हें पता है कितना ज़्यादा हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसीलिए अब आज की डेट में धीरे धीरे ऐसे बदलाव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में जिससे हम बिना तेल या डीजल के गाड़ियाँ चला पाते हैं। जो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में आपने सुना होगा। तो हम वर्कशीट पर वापस आते हैं और इसका लास्ट का पार्ट जल्दी से देखते हैं। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम ये कह सकते हैं, मतलब कि जो भी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है उसका अवलोकन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। और वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार जो है वो सीमित है और खत्म होने वाला है और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है। इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो खत्म भी हो सकते हैं, जैसे कि जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी तो प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जल है अगर हमारे पास असीमित मात्रा में तो जो नल है उसको बहाते रहो, ना जी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना। ओके, तभी हम बार बार बोलते हैं जल का संरक्षण बोलते हैं और भूमि संरक्षण। हम इन बातों के बारे में कितनी बारी बात करते हैं स्कूल में, कक्षा में, है ना। हम कितनी बारी बात करते हैं इस बारे में। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा कि हम अपने संसाधनों का बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, ताकि सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें, वो भी उसका सही तरीके से उपयोग कर सके। ठीक है बेटा। तो अब आपकी ये वर्कशीट पूरी हो गई है। हम इसके प्रश्न देखेंगे और इसके उत्तर। प्रश्न 1, 2 और 3 के उत्तर मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं, लेकिन जो प्रश्न 4 है वो तो आप ही से उत्तर मांगता है, तो आप ही करेंगे। उसमें पूछा है मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखनी है। मतलब कि जो हमारा मीठा पानी, मतलब ये नहीं होता जिसमें चीनी है। मीठा पानी ऐसा पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। खारा पानी होता है जैसे समुद्र का पानी जो हम पी नहीं सकते, जो पीने लायक नहीं होता हमारे लिए। ठीक है। तो अगर मीठे पानी पीने के जो स्रोत है हमारे, ठीक है, जैसे नदी हो गई, तो अगर वो खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, एक काल्पनिक कहानी बनानी है आपको। काल्पनिक अपनी कल्पना से, ठीक है, अपनी कल्पना करो, सोचो, आप सोचो उसको कैसे बनाओगे। तो यू हैव टू थिंक एंड राइट। ठीक है। तो अपनी मर्जी से कहानी बनाओ कि अगर पानी के स्रोत खत्म हो गए हमारे पीने के पानी, तो पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा भाई, कैसे रहेंगे हम बिना पानी के। सोचा है कभी आपने? एक कहानी बना के मुझे लिख कर देना। ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज दे रही हूँ मैं आपको, एंड में एक चित्र भेजूंगी मैं। आपको बताना है वो अनवीकरणीय स्रोत है या नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। बस आप अपने रजिस्टर में वो लिख देना कि ये जो है ये इस चीज का चित्र है और ये एक नवीकरणीय या अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। ओके, आप सब अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय।